नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं इस बार रोहित अग्रवाल जी जो प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोकदल के आरएलडी के, उनसे बातचीत करेंगे। रोहित अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद, जी। धन्यवाद। रोहित जी, पहली बात तो जो आखिरी बार मेरी बातचीत हुई थी आपसे और ब्रजभूषण को लेकर आपने बड़ा मुखर होकर बात कही थी कि टिकट उनका मिलेगा ही नहीं। हमने पहले ही बात कर रखी है, तो पहली बात तो आपने जो कहा उस बात को मैं कहूँगा कि आपकी बात पूरी हुई, उसके लिए बधाई आपको। लेकिन ब्रजभूषण की जगह उनके बेटे को टिकट दिया जाना, ये दोनों अपने आप में एक जैसी ही बात तो नहीं लग रही आपको भी? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ने निरंतर संघर्ष किया है और मुद्दों पे संघर्ष किया है और जहाँ पे महिलाओं की अस्मिता का सवाल हो, वहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होता है। हुँ। क्योंकि यहाँ पे महिला पहलवानों की अस्मिता का सवाल था और महिला पहलवानों ने एक गंभीर आरोप ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगाया था, जिसके खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं उन्होंने महिलाओं के बीच में जाके धरने में उनका सपोर्ट किया था, उनका जी। समर्थन किया था। और जब हमारा गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल का इनके साथ हुआ, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम एनडीए के जब हिस्सा बने, तब उस कंडीशन में हमने उनसे कहा था कि क्योंकि हम किसी भी अपराधी को, किसी भी गलत भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे चलने वाले व्यक्ति हैं। हुँ। आप देखिए किस तरीके से रमेश बिधूड़ी का टिकट काटा भारतीय जनता पार्टी ने, जी। किस तरीके से मीनाक्षी लेखी का टिकट काटा, जिन्होंने किसानों का अपमान किया था, उनको मवाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। और परवेज वर्मा का टिकट काटा भारतीय जनता पार्टी ने और ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट काट के हमें कहीं ना कहीं और उन्होंने विश्वास जताया है कि वो चौधरी चरण सिंह जी को की विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं। अब हुँ। बात अगर ये रही कि उनके बेटे को भी टिकट मिला है, हुँ। तो देखिए, पिता के कुकर्मों की सजा बेटों को नहीं दी जा सकती। कोई भी परिवार जिम्मेदार नहीं हो सकता किसी एक व्यक्ति के किसी भी गलत कार्य के लिए। तो हुँ। इसलिए ठीक है, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है जरूर कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिला है तो क्या वो ब्रिजभूषण शरण सिंह को ही टिकट है, तो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हुँ। अगर खाना मैं खाऊंगा तो पेट मेरा ही भरेगा और हुँ। खाना आप खाएंगे तो पेट आपका ही भरेगा। हुँ। एक दूसरे के हम पूरक तो हो सकते हैं, परंतु ये कहना कि ये फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फर्क होता है। जी। और जो कल से मैं मीडिया के अंदर ब्रिजभूषण शरण सिंह के बयान या उनके जो चेहरे के भाव हैं, उसको देख के भी आपको समझ में आ सकता है कि कहीं ना कहीं वो इससे इफेक्ट हुए। हुँ। तो इसलिए ये नैरेटिव मेरे हिसाब से सेट होता नहीं है। हुँ। समाजवादी पार्टी तो शायद चाहती थी कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट कटे और ब्रिजभूषण शरण सिंह को समाजवादी पार्टी कैंडिडेट बनाए, क्योंकि हुँ। उन्होंने तब तक आप देखिए कि उन्होंने कैंडिडेट ही नहीं घोषित किया था। और हुँ। जब उनके बेटे का टिकट घोषित हो गया, उसके बाद उन्होंने कैंडिडेट घोषित किया। तो हुँ। कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर विनिंग कॉम्बिनेशन भी देखना मजबूरी होता है। जी। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सख्त संदेश दिया है हुँ। कि महिला अस्मिता के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। जी। महिलाओं के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति को या किसानों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हुँ। रोहित जी, बिल्कुल आपने पार्टी की जो कह सकते हैं लाइन है उसके हिसाब से ही बात कही। लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि व्यक्तिगत राय आपकी क्या होगी करण भूषण को लेकर कि जो उनको टिकट दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कि ये सही है या उनको नहीं दिया जाना चाहिए था या फिर उनके अलावा किसी और को दिया जा सकता था? देखिए अमन जी, जब हम राजनीतिक जीवन में होते हैं, पब्लिक हुँ। लाइफ में होते हैं, तो व्यक्तिगत कोई विचार मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि हम जो भी विचार आपके साथ साझा करेंगे, जी। वो हमारी पार्टी लाइन के अनुसार तो हो सकते हैं, जी। हमारी विचारधारा के अनुसार हो सकते हैं। और मेरा हर शब्द वो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी का शब्द ही माना जी। जाएगा। जी। तो पब्लिक लाइफ में से कोई व्यक्तिगत विचार नहीं। होता नहीं है। ये जी, मेरा जी। व्यक्तिगत ही विचार है कि जी, जी। ब्रिजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं मिलना चाहिए जी, था। बिल्कुल, मैं और ये ये पार्टी का भी विचार है। जी, जी। रोहित जी, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आप ही की पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप ही के कह सकते हैं कि साथी हैं, जो पार्टी से चले जाते हैं, रोहित जाखड़ जी इस्तीफ़ा दे देते हैं ब्रजभूषण के मामले पर। क्या कुछ खलबली है पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर? देखिए, रोहित झाकड़ जी का इस्तीफा एक अलग कहीं न कहीं उसका मोटिव है। हुँ। इसको ब्रिजभूषण शरण सिंह से जोड़ देना, मुझे लगता है उन्होंने इसको कहीं न कहीं मौके के तरीके से इस्तेमाल किया है। जी। रोहित झाकड़ जी हमारे यूथ के प्रवक्ता थे जी। और करीब साल भर से उनके पास कोई पद नहीं था हमारी पार्टी में, परंतु हुँ। वो हमें
रिप्रेजेंट जरूर कर रहे थे, क्योंकि पूर्व में वो प्रवक्ता रहे हैं तो इसलिए वो रिप्रेजेंट जरूर कर रहे थे वो जी। निरंतर हमें। वो राष्ट्रीय प्रवक्ता बनना चाहते थे, उन्होंने अपनी हम्म। इच्छा जाहिर की थी, पर हम्म। अभी किन्हीं कारणों से अभी उनको वो जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। हम्म। और वो पिछले 15 दिनों से एनडीए गठबंधन के खिलाफ निरंतर सोशल मीडिया पे मुखर थे, और वो कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे थे, जो साफ दिखा रहा था कि वो पार्टी में के हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं, जी। नहीं है। तो उन्होंने शायद ब्रिजभूषण शरण सिंह के टिकट को कटना और उनके बेटे को टिकट को मिलने को एक मौके की तरीके से इस्तेमाल किया, जो कि राजनीति में हर व्यक्ति एक मौके का तलाश करता है। अगर आपको कहीं ना कहीं अपना कोई अलग रास्ता चुनना होता है, हम्म। सामाजिक संगठन चलाते हैं, उनके ऊपर हो सकता है कोई प्रेशर रहा हो जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। हम्म। परंतु मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता हूँ कि उन्होंने ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिलने से इस्तीफा आहत होकर इस्तीफा दे दिया, या हम्म। पार्टी की विचारधारा के विपरीत जाना चाहते थे। वो उनके व्यक्तिगत कारण क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन और जो उन्होंने अगर मीडिया में कहा है कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, तो मुझे लगता है कि ये एक गलत संदेश है, उसको करेक्ट करना चाहिए। जी। उनके पास राष्ट्रीय प्रवक्ता का मेन बॉडी का कभी भी दायित्व नहीं रहा। जी, चलिए खैर उनकी बात छोड़ते हैं, लेकिन आरएलडी के अंदर अगर ब्रजभूषण के बेटे को लेकर क्या कोई ऐसा विरोधाभास है कि जो ब्रजभूषण को टिकट नहीं मिला, चलिए ठीक है, लेकिन अगर करण भूषण को टिकट दिया गया है तो क्या आरएलडी के अंदर खाने में क्या कुछ ऐसी आपस में कोई चीज़ें हैं जो नाराज़गी हो या उसको लेकर कोई और बात कहने का निकल कर सामने आती हो? देखिए, जो सामाजिक दल होते हैं, सामाजिक संगठन होते हैं या राजनीतिक दल होते हैं, उसमें लाखों करोड़ों लोग जुड़े होते हैं। हमारी विचारधारा से करोड़ों लोग आस्था रखते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के में आस्था रखते हैं, चौधरी अजीत सिंह जी में आस्था रखते हैं, माननीय जयंत चौधरी जी के साथ आज युवा जुड़ा हुआ है, और हर व्यक्ति के एक अपने व्यक्तिगत विचार भी होते हैं। जैसा भी आपने मुझसे सवाल पूछा था कि भी आपके व्यक्तिगत विचार क्या हैं, क्योंकि मेरे पास एक जिम्मेदारी का पद है, इसलिए मैं व्यक्तिगत विचार नहीं रख सकता आपके चैनल के माध्यम से। परंतु जो संगठन में अगर हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके अपने एक व्यक्तिगत विचार होते हैं, और हर कार्यकर्ता से संवाद करना संभव नहीं होता है। उसका एक माध्यम होता है कि जैसे हम आप संवाद कर रहे हैं, तो जब ये जाएगा हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में, जब ये वार्तालाप चलेगा, तो उनको भी बात समझ में आएगी जो मैं कह रहा हूं। और जो दूसरी चीज ये है कि जब आप गठबंधन में होते हो तो आपकी एक लिमिटेशंस भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी पार्टी को डोमिनेट कर सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से ये कह सकते हैं कि साहब आप किसको टिकट दो, किसको ना दो। वो सीट उनके हिस्से में थी, वो सीट पे निर्णय लेना उनका काम था। हमारी बात का उन्होंने सम्मान किया कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा, और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो हमारे साथ चलना चाहते हैं, दूर तक हमारे साथ चलना चाहते हैं। और इसलिए हम दो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, और दोनों की विचारधारा अगर एक होती तो शायद हम दो दल ना होते, हम एक ही दल होते। जी बिल्कुल, तो क्योंकि हम एक न्यूनतम मिनिमम प्रोग्राम के तहत कोई भी गठबंधन होता है और एक दूसरे के सम्मान के तहत होता है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा किसी भी दल से, अपने सहयोगी दल से एक्सपेक्ट करना, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बनाने जैसा होता, जिसके लिए हम तो कदापि तैयार नहीं। जी रोहित जी, क्या बीजेपी के साथ गठबंधन करके कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आरएलडी को कोई नुकसान हो रहा है, क्योंकि ब्रजभूषण का मामला हो या करण भूषण का मामला हो? जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी निरंतर किसानों के हित में काम कर रही है, राष्ट्रीय लोकदल जब विपक्ष में था तो उसकी विपक्ष की भूमिका होती है, विपक्ष की भूमिका होती है कि आपकी जो कमियां हैं उसको उजागर करके हम आप तक पहुंचाएं, कि जनता के जो मैसेज है, जनता क्या चाहती है, ये विपक्ष का काम होता है कि उसको मुखरता से सरकार तक पहुंचाए, और सरकार का काम होता है कि उन मुद्दों को अटेंड करे। इस तरीके से एक देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हमने देखा 2021 में 13 महीने का किसान आंदोलन हुआ। राष्ट्रीय लोकदल ने अहम भूमिका निभाई उस आंदोलन में। चौधरी अजीत सिंह जी ने उस आंदोलन को जीवित रखने का काम किया। जब राकेश टिकैत जी टूट चुके थे पूरी तरीके से, उनके आंसू निकल आए थे, तब चौधरी अजीत सिंह जी ने उनको सहारा देने का काम किया था। माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं बॉर्डर पे गए थे और उन्होंने सहारा देने का काम किया था। राष्ट्रीय लोकदल ने अहम भूमिका निभाई थी उस किसान आंदोलन को जीवित रखते हुए, और उस किसान आंदोलन की मांगों को सरकार तक पहुंचाने में अपनी विपक्ष की भूमिका में हमने मुखरता दिखाई थी। और सरकार ने भी अपने दायित्व को निभाते हुए उन 3 कानूनों को वापस लेने का काम किया था, जो कि एक सरकार का दायित्व होना चाहिए। आज हम सत्ता में हैं,
आज हम जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो क्योंकि हम चुनाव में हैं तो इसलिए शायद हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि अभी हमारे पास पावर है, परंतु जब 4 जून के बाद हमारी पुनः एनडीए की सरकार बनेगी तो हम खुद जिम्मेदार होंगे हर मुद्दे के लिए। जी तो आप ये कहना कि हम किसी मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोप देंगे या ये कह देंगे कि साहब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसा नहीं है। हम एनडीए की सरकार होगी और एनडीए की सरकार होगी तो किसानों का सुख दुख देखना ये हमारा अपना कर्तव्य है और हम उसको बेहतर तरीके से समझते हैं और बेहतर तरीके से देखेंगे। तो इसलिए हमको विपक्ष की भूमिका निभानी भी बहुत अच्छे तरीके से आती है। हम सड़कों पे भी संघर्ष करना जानते हैं और हम सदन में भी काम करना जानते हैं कि सदन में कैसे जनता के हित में काम किया जाता है। जी इसलिए हमें नहीं लगता कि किसी भी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन हुआ है उससे हमें कोई भी नुकसान होने जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने भी राकेश टिकैत जी का जिक्र किया और ये माना जाता है कि चौधरी परिवार और टिकैत परिवार का जो रिलेशन है वो काफ़ी पुराना है, लंबा है। लेकिन जिस तरह से आपने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, उसके बाद ये रिश्ता कहीं न कहीं उसमें खटास आ गई या दूरियां बढ़ गईं? जिस रिश्ते में अगर किसी भी अगर वजह से अगर खटास आ जाती है तो वो जी। रिश्ता नहीं होता है। तो हमारा और राकेश टिकैत जी के परिवार का रिश्ता बहुत पुराना है, हुँ, 3 पीढ़ियों का रिश्ता है। हुँ, जब बाबू महेंद्र सिंह टिकैत जी थे, चौधरी अजीत सिंह जी थे, तो चौधरी साहब का हमेशा सहयोग रहा है इस परिवार के साथ। हुँ, राकेश टिकैत जी हमारी पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। राकेश टिकैत जी और माननीय जयंत चौधरी जी के बीच में भी एक अच्छा सामंजस्य है और एक परिवार की तरीके से ये हमारा परिवार है, हमारे बड़े हैं वो। तो माननीय जयंत चौधरी जी भी निरंतर उनकी एक आवाज के ऊपर किसी भी संघर्ष के लिए खड़े होते हैं और पूरे समाज ने माननीय जयंत चौधरी जी को पगड़ी पहनाई थी चौधरी अजीत सिंह जी के जाने के बाद। हुँ, तो इसलिए कहना कि कोई खटास है, हमारे बीच में कोई खटास नहीं है। वो हमारे बड़े हैं, वो हमें सलाह दे सकते हैं। हम राजनीतिक दल हैं, वो हुँ, गैर राजनीतिक दल हैं, वो अपने तरीके से समाज की सेवा करते हैं और हम राजनीतिक दल हैं तो हम अपने तरीके से समाज की सेवा करते हैं। हमारे साथ एडिशन ये हो जाता है कि हमें अपने कार्यकर्ताओं का भी हित देखना होता है, जी, जनता के हित के साथ-साथ। तो जी, कहीं न कहीं उनकी जो काम करने के तरीके हैं वो अलग होते हैं, हमारे काम करने के तरीके अलग होते हैं। तो इसलिए हमारे और उनके परिवार के बीच में कोई भी किसी तरीके से खटास नहीं है। हुँ, हमारे प्रत्याशी जो अभी चुनाव लड़ रहे थे तो उनको आशीर्वाद भी उन्होंने दिया हुँ, और राकेश टिकैत जी हर मंच से कहते रहे हैं कि उनका राजनीतिक कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है राजनीति के अंदर। वो गैर राजनीतिक संगठन है, वो अपने तरीके से जनता की आवाज उठाते हैं, मुखरता से उठाते हैं, किसानों के लिए संघर्ष करते हैं हुँ। और मतलब हमारे और उनके बीच में कोई किसी तरीके का कोई खटास नहीं है। हमारे और उनके रिश्ते बहुत मधुर हैं। चलिए रिश्ते मधुर हैं लेकिन पश्चिम यूपी में राजपूत बहुत नाराज़ दिखाई पड़ते हैं बीजेपी से। क्या इसका असर आरएलडी पे भी पड़ता हुआ नज़र आएगा? क्योंकि कई तरह के बयान इस तरह के हैं जहाँ पर ये देखा गया है कि राजपूत समुदाय के लोग लगातार उन्होंने बयानबाज़ी की है, बीजेपी को घेरा है। तो क्या इसका असर आरएलडी पे भी कहीं कोई नज़र आएगा? देखिए, विपक्ष पूरी तरीके से धराशायी है, हुँ, खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में। आप देखिए अखिलेश यादव जी सही से चुनावी प्रचार तक नहीं कर पाए। राहुल हुँ, गांधी जी तो आए ही नहीं, गाजियाबाद बॉर्डर पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। तो कोई भी एक भी मुझे बता दीजिए साझा रैली हुई हो इंडिया गठबंधन की हुँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, तो विपक्ष पूरी तरीके से धराशायी है। वो हमारे ही अंदर कमजोरियां ढूंढ के उनके मुद्दों को उठाने की प्रयास करता है, कोशिश करता है। मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व विधायक रहे हैं संगीत सोम जी। जी, उनको उनको और शायद संजीव बालियान जी के बीच में कुछ आपसी मतभेद था, हुँ, जिसके कारण शायद वो विरोध कर रहे थे। वो एक पर्टिकुलर विधानसभा के अंदर, क्योंकि संगीत सोम जी उस समाज से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं, तो वो उन्होंने कहीं ना कहीं विरोध करने का काम किया, जो कि मुखरता से दिखाई भी पड़ा ग्राउंड पे। और जो जिन सभाओं के वीडियोस विपक्ष ने पूरे राजपूत समाज को नाराज बताते हुए हुँ, दिखाए, जबकि मुख्यमंत्री जी स्वयं राजपूत समाज से आते हैं और राजपूत समाज उनको अपना नेता मानता है, बड़ा नेता मानता है। और मुख्यमंत्री जी के आह्वान पे हुँ, पूरे राजपूत समाज ने एक मत होके एनडीए गठबंधन को वोट दिया है। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। हुँ, जो व्यक्तिगत नाराजगी उन दो लोगों के बीच में थी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जो भी उचित कार्रवाई करनी होगी वो करेगी। जी। उसमें उसको कनेक्ट करना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलत हो। देखिए, मेरठ में जो सरधना है, वहाँ पर राजपूतों ने बहुत कम वोट किए, ऐसा लगातार कहा जा रहा है। तो ये लगता नहीं कि बीजेपी के लिए या फिर आरएलडी जो गठबंधन में है, उनके लिए भी कहीं न कहीं नुकसान का सबब बन सकता है? 4 जून को आपको सही आंकड़े मिल जाएंगे कि किसने जी। कहाँ वोट किया।
इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 4 जून को जो 400 पार का नारा दिया है, हम जी। उसके लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें माननीय योगी जी का एक नारा है कि वो एक इतिहास रचना चाहते हैं 80 सीटें जीत के। हमारा संघर्ष जमीन पे सिर्फ उस 80 सीट को जीतने के लिए है, क्योंकि सरकार तो हमारी बन ही रही है 4 जून को। उत्तर प्रदेश के अंदर एक भारी मैंडेट जनता देने जा रही है, और देश के अंदर हमें पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमें एक भारी नंबर से जनता जिताने जा रही है, ताकतवर बनाने जा रही है। अरे आज देश की राजनीति जो है उसमें अगर प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं तो मोदी जी के नाम के ऊपर लोग वोट देते हैं। ये तो स्वयं मोदी जी का चुनाव है, तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 4 जून को 400 पार होने जा रहा है। जी बिल्कुल। और आरएलडी से जुड़ा हुआ एक सवाल और भी है अग्रवाल जी कि जिस तरह से देख रहे हैं कि पश्चिम में आरएलडी काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ती है, तमाम सीटों पर दबदबा भी है, लेकिन पूर्वांचल में कोई भी सीट पर क्या कोई चुनाव लड़ने का प्लान नहीं है, या अगर सीट मांगी गई होगी तो दी नहीं गई होगी? तो क्या कहना चाहेंगे कि पूर्वांचल में अब जिस तरह चुनाव जा रहा है, अगर आरएलडी अगर एक्टिव रहती तो शायद वो चर्चाओं में ज़्यादा बने रहते? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, जी। हरियाणा में है, और पूर्व में तो कई स्टेट्स में रहा था राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो ये बात सही है कि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, परंतु हमारा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत संगठन है, हमारे लोग हैं, जो कि जब 2017 में हमने चुनाव लड़ा था तो करीब हमने 353 सीटों पे कैंडिडेट भी दिए थे, जिन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ने का काम किया था। वो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे अवध का क्षेत्र हो, और चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हमने अच्छा चुनाव लड़ा था और एक अच्छे वोट हमने इकट्ठा करने का काम किया था। वो ठीक है, विनिंग कैंडिडेट्स नहीं हो पाए, वो नंबर्स नहीं कन्वर्ट हो पाए जीते हुए विधायक के रूप में, परंतु वोट हमारा हर सीट के ऊपर है। अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर हम अगर विधानसभा के लिहाज से बात कर रहे हैं तो 403 सीटों के ऊपर राष्ट्रीय लोकदल का वोट है जी। और लोकसभा के लिहाज से 80 की 80 सीटों के ऊपर राष्ट्रीय लोकदल का एक अहम प्रभाव है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम ज्यादा मजबूत है, इसलिए शायद वहां की सीटों पे ही गठबंधन में हमें समझौता करना पड़ रहा है, पर हम आगे देखेंगे, आगे आने वाले 2027 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा प्रतिनिधित्व हो। जी। बिजनौर से प्रत्याशी हैं आपके चंदन चौहान, जो खुद विधायक भी हैं मीरापुर से। अगर वो चुनाव जीतते हैं और अगर इस सीट पर उपचुनाव होता है रोहित जी, तो क्या इस सीट पर आरएलडी का प्रत्याशी होगा या फिर बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ से नजर आएगा? देखिए, ये इस तरीके के सवाल मैं निरंतर सुन रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि ये विश्वास अगर आपको भी है कि हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और वो जीतने जा रहे हैं, इसीलिए शायद ये सवाल आता है जी। तो अच्छा सवाल है ये, और चंदन भाई बहुत ही जुझारू नेता हैं। उनके 3 पीढ़ियों से वो भी कहीं ना कहीं समाज की सेवा में लगे हुए हैं। उनके दादा उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनके पिताजी स्वयं राष्ट्रीय लोकदल से सांसद रहे हैं, और चंदन भाई 4 जून को भावी सांसद होने जा रहे हैं। तो जो उनकी सीट खाली होगी मीरापुर, वो डेफिनेटली राष्ट्रीय लोकदल की सीट है और राष्ट्रीय लोकदल के ही खाते में रहेगी जी। चलिए, आखिरी सवाल अगर आपसे पूछूं कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली पहुंच गए, बड़ा इसको लेकर बयानबाजी हो रही है, आरएलडी और रोहित अग्रवाल जी इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी की गलती है कहीं ना कहीं। आपने एक तरफ आप कहते हो कि रायबरेली अमेठी हमारा परिवार है, वहां से सोनिया गांधी जी स्वयं पहले चली जाती हैं और राजस्थान से राज्यसभा चली जाती हैं, तो आपने एक तरीके से उत्तर प्रदेश को, अपने परिवार को आपने अनाथ छोड़ दिया, जिसको आप अपना परिवार बताते हैं। रायबरेली और अमेठी ने राहुल गांधी जी को बहुत प्यार दिया है, गांधी परिवार को बहुत प्यार दिया है, इनकी कई पीढ़ियों को प्यार दिया है। ऐसी स्थिति में अगर राहुल गांधी जी ने अमेठी से चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है तो ये शायद कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक बड़ी भूल है, और जो कि भविष्य में वो इसके लिए शायद उनको पछताना भी पड़ेगा जी। कम से कम गांधी परिवार से किसी ना किसी को वहां पे कैंडिडेट होना चाहिए था ये, क्योंकि अगर गांधी परिवार से कैंडिडेट होता तो उसके जीतने की संभावनाएं ज्यादा थी, परंतु शायद उन्होंने लगभग ऐसा ही वो लगभग हर सीटों पे करते चले जा रहे हैं कि कैंडिडेट्स इस तरीके से देते हैं कि जो जीतने की अगर कहीं संभावना भी है तो वो खत्म हो जाती है। यही क्योंकि हम इनके साथ ही रहे हैं, हम अभी 3 महीना पहले ही जुम्मा इनसे अलग हुए हैं, यही कुछ कारण भी थे
कि हमने इनका साथ छोड़ा, क्योंकि इनके पास कहीं ना कहीं विजन की कमी है, कहीं ना कहीं निर्णय लेने की शक्ति की कमी है। क्योंकि अगर रायबरेली और अमेठी में आप नॉमिनेशन के आखिरी दिन उम्मीदवार घोषित करते हो और बड़ा आखिरी में पाला छूने की कोशिश करते हो, वो भी आप अमेठी छोड़ के रायबरेली में ही रुक जाते हो, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि गांधी परिवार में भी कॉन्फिडेंस की कमी है, कि वो अमेठी गांधी परिवार नहीं लड़ना चाहता था। मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी जी रायबरेली लड़ना भी चाह रहे थे या लड़ना चाहते थे, तो फिर गांधी परिवार से कोई दूसरा कैंडिडेट डेफिनेटली अमेठी में इनको उतारना चाहिए था। और अगर वो गांधी परिवार से नहीं भी आ रहा था, तो कम से कम किसी नेता को, अपने किसी कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए था, ना कि अपने पीए को टिकट देके। उन्होंने एक संदेश देने का काम किया है कि उन्होंने पूर्व में अपने रसोइया को टिकट दिया, अपने ड्राइवर को टिकट दिया, अपने चपरासी को टिकट दिया, और अब उन्होंने अपने पीए को टिकट देके अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ने का काम किया है। ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं के लिए कोई जगह नहीं है। जो गांधी परिवार के करीब रहेगा, उसी को कहीं ना, जब भी मौका लगेगा तो उसी को आप टिकट देने का काम करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया रोहित जी, आपने हमारे साथ बातचीत में जुड़े, बातचीत तमाम मुद्दों पे की। कई सवाल भी हमने ऐसे आपसे रखे जो शायद आप टाल सकते थे, लेकिन आपने उनका जवाब दिया। धन्यवाद। और तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़े, ऐसे तमाम सारे प्रोग्राम लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।